So we'll start with home-based PYQs of NEET. पहला क्वेश्चन, a coil of inductive reactance 31 ohm has a resistance of 8 ohm XLR. It is placed in series with a condenser capacitor of capacitor reactance मतलब XC25. This combination is connected to an AC source of 1110 volt. वो RMS वैल्यू है. आपको पावर फैक्टर पूछा हुआ है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. अभी मैं वापस एक बार इम्पेडेंस ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ, बट आई शुडंट बी डूइंग इट एवरी टाइम, तो यू हैव टू नो दिस. अभी इतने क्वेश्चंस हो गए कि आपको ये याद ही होना चाहिए. So one last time I would want to check which is this side, which is that side, X. It is effective reactance XL minus XC. I know, ठीक है लिख लो XL minus X, कोई बात नहीं. This is Z, and if that is Z, ये जो फेज एंगल है ये क्या बोलते हैं इसको, फाई. व्हाट इज पावर फैक्टर, कॉस फाई. तो पावर फैक्टर होता है कॉस फाई. दिस इज पावर फैक्टर, और कॉस फाई इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो आर बाय जेड, और जेड इम्पेडेंस होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर. तो आंसर इज 0.8. क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू कितनी है, 8 है. 8 अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस दिस इज, यस दिस इज एक्सट्रीमली सिंपल. 31 में से 25 माइनस कर लेना है. 31 में से 25 माइनस कर लिया तो ये 6 स्क्वायर हो गया. 8 स्क्वायर और 6 स्क्वायर इज 100. 100 का रूट इज 10. तो 8/10 इज 0.8. तो 8 अपॉन दिस इज 64 प्लस 36, एंड देन यू हैव 8/10 which is 0.8. Option number A. नेक्स्ट क्वेश्चन. अरे वाह, सिंपल क्वेश्चन. मैं तुमको पहले पूरा सॉल्व करके देता हूँ, फिर तुमको मैं ट्रिक बताऊंगा. इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट RLC, मतलब सीरीज LCR सर्किट है, एंड एन AC वोल्टेज सोर्स ऑल कनेक्टेड इन सीरीज. व्हेन L इज रिमूव्ड, अगर मैंने L निकाल लिया तो RC सर्किट बन गया. द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज π/3. मैंने अगर L निकाल लिया तो RC बन गया. RC में नो डाउट करंट लीड कर रहा है, EMF लैग कर रहा है, वो तो है, लेकिन फेज डिफरेंस कितना है, π/3. इफ इंस्टेड C इज रिमूव्ड, L निकालने की जगह पे C निकाल दिया तो क्या बन गया, LR सर्किट. द फेज डिफरेंस इज अगेन π/3. फेज डिफरेंस अभी भी π/3 ही है. कितना है, π/3. सिर्फ अभी उल्टा हो गया, पहले करंट लीड कर रहा था, अभी EMF लीड करेगा. द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, देखो मैं तुमको बताता हूँ, आंसर 1 आने वाला है. पहले से बता दिया. अब ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ते वक्त दिमाग के अंदर ना मैथमेटिक्स चल रहा था, जो आपके दिमाग में चलना चाहिए इसके बाद से. पहला सर्किट में से क्या निकाला तुमने, L रिमूव किया, तो तुमको पता है ये ऐसा बनता है. ऐसा बनता है ये फेज एंगल कितना है, π/3. और ये साइड कौन रहेगा पता है, इट इज जस्ट XC बिकॉज यू हैव रिमूव्ड. वेरी गुड, करेक्ट. एंड दिस इज R, दिस इज इम्पेडेंस. तो पावर फैक्टर पूछा है तुमको, क्या पूछा है, पावर फैक्टर. cos ऑफ फाई, व्हाट इज cos फाई, विच साइड बाय विच साइड, R/Z. मैं सॉल्व नहीं कर रहा इसको, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा. करना है तो कर लो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता. डज नॉट मैटर रियली, इफ यू वांट, कोई दिक्कत नहीं है. तुमको पावर फैक्टर पूछा है. अगर इंस्टेड मैंने अगर C निकाल लिया होता तो ऐसा आता कि नहीं, ऐसा होता कि नहीं, यस. और ये फेज एंगल क्या है, फाई. ये क्या है, एक्सएल. ये क्या है, R. ये क्या है, Z. बराबर. इस केस में भी पावर फैक्टर क्या आएगा, क्या आएगा, R/Z. सही है, गुड. देन अब सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, Z इक्वेट करेंगे. तो यू आर टेलिंग मी कि इसको तुम लिखोगे अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ऐसा तुम बोल रहे हो. और इसको तुम बोल रहे हो कि इसको तुम बोलोगे अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. ठीक है, वो भी एक मेथड है. फिर तुम इक्वेट करोगे कि दोनों केस में फेज डिफरेंस कितना आया, सेम. दैट इज वन थिंग. आपको पावर फैक्टर पूछा था,
पावर फैक्टर पूछा था, पावर फैक्टर, व्हाट इज पावर फैक्टर। अभी देखो ऐसा है, इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि पाई बाय थ्री इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, एक्सएल इक्वल टू एक्स सी, बराबर। अगर एक्सएल इक्वल टू एक्स सी तुमको मिल गया, एक्सएल इक्वल टू तुमको एक्स सी मिल गया, तो तुमको पता है कि जेड की वैल्यू क्या बन जाती है, आर। तो आर बाय आर कितना आ गया, 1। वेरी गुड। वैसा तो एक मेथड है, लेकिन डोंट यू थिंक कि पावर फैक्टर cos 5 होता, तुमने डायरेक्टली cos पाई बाय 3 लिख दिया इधर, कुछ गड़बड़ नहीं लग रही तुमको। पावर फैक्टर पूछा है, cos 5 पूछा है, तुम डायरेक्ट cos 5 ही यूज कर रहे हो। आई थिंक दिस इज नॉट करेक्ट, दिस वे ऑफ डूइंग इट इज रॉन्ग। आई थिंक व्हाट यू शुड बी डूइंग इज tan 5 अपोजिट साइड अपॉन, यस, यहाँ पे भी tan 5 अपोजिट साइड अपॉन, गुड। एक से भी काम बन जाएगा तुम्हारा। 5 की वैल्यू कितनी है, कितनी है, पाई बाय 3। तो यहाँ tan पाई बाय 3 इक्वल्स टू क्या आ गया, एक्स सी बाय आर। यहाँ पे भी tan पाई बाय 3 क्या आ गया, एक्सएल बाय आर। व्हाट इज tan पाई बाय 3, √3। तो √3, तो यहाँ से तुमको एक्स सी की वैल्यू क्या मिल गई, √3 आर, और यहाँ से भी तुमको एक्सएल की वैल्यू क्या मिलने वाली है, √3 आर। तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस तुम बोल सकते हो इन दोनों इक्वेशन से कि एक्सएल इक्वल टू क्या है, एक्ससी है। देयरफॉर एक्सएल इक्वल टू एक्ससी मतलब रेजोनेंट सर्किट है। देयरफॉर इम्पीडेंस इक्वल्स टू क्या है, आर, क्योंकि अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर, ये क्या हो गया, 0। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, आर। अगर जेड की वैल्यू आर आ गई तो व्हाट इज पावर फैक्टर, cos 5 विच इज आर बाय जेड, लेकिन आर और जेड की वैल्यू सेम है, तो आर बाय आर, तो पावर फैक्टर कितना है, 1। ऑप्शन नंबर सी, बराबर। अब इतना कौन करेगा, याद रखना, एलसीआर सर्किट में तुम अगर एक बार एल निकाल रहे हो और एक बार तुम सी निकाल रहे हो, और अगर फेज डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ पहले अगर एल निकाल दिया तो करंट लीड कर रहा था, अभी सी निकाल दिया तो ईएमएफ लीड कर रहा है बाय द सेम एंगल, तो उस केस में पावर फैक्टर 1 ही आता है, क्योंकि सॉल्व करके तुमको अल्टीमेटली रेजोनेंस कंडीशन मिलने वाला है विच इज जेड इक्वल्स टू आर। तो पावर फैक्टर क्या बन जाएगा, 1। तो अगली बार से सॉल्व करना नहीं अगर दोनों केस में फेज डिफरेंस क्या हो, सेम। डन। अगला क्वेश्चन, an inductor 20 millihenry, capacitor 50 microfarad and a resistor of 40 ohm are connected in series across a source of EMF 10 sin 340t. Power loss in AC circuit is, अभी मैंने कल के लेक्चर में आप लोगों को इफ यू रिमेम्बर आपको लॉस इन पावर पूछा है। मैंने आपको ना एवरेज पावर के 3 फॉर्मूला बताए थे, ज्यादा क्या, ए आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाई, एक था आई स्क्वायर आर एम एस स्क्वायर जेड कॉस फाई, और एक था ए आर एम एस स्क्वायर बाय जेड कॉस फाई। अब तीनों में से अगर तुम्हारा ध्यान होगा क्वेश्चन पे, यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि हमको आई की तो इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है, किसकी दी है, ईएमएफ की। तो मतलब मैं आए तो कोई कंडीशन में यूज कर नहीं सकता हूँ। अगर नहीं कर सकता हूँ तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा फिर ई आर एम एस स्क्वायर अपॉन जेड कॉस फाई। मैं तुमको एक स्टेप और आगे जाके बता सकता था कि मैं तुमको ये भी बताया था कल, इफ यू रिमेम्बर, कॉस फाई आर बाय जेड, तो नीचे जेड स्क्वायर बन जाता है, इधर आर, तो डायरेक्ट भी लिख सकता था कि आ जाता है ई आर एम एस अपॉन जेड का स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि ये जो cos फाई है ना, cos फाई, सिंस cos फाई इक्वल्स टू आर बाय जेड, राइट। अभी ऐसा है तो हम और एक स्टेप आगे जा सकते थे, पीक वैल्यू इंटू √2, क्योंकि ई आर एम एस पीक वैल्यू बाय √2, सॉरी, पीक वैल्यू बाय √2 स्क्वायर, और हो गया। तो अभी सिर्फ तुमको चाहिए जेड फाइंड कर लो तो तुमको मिल जाएगा तुम्हारा आंसर। हाउ डू यू फाइंड आउट जेड, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर। मतलब मुझे पहले एक्सएल निकालना पड़ेगा जो ओमेगा एल है, और ओमेगा है 340,
और L 20 मिली हेनरी, 20 मिली हेनरी बराबर 6.8 6.8 ऑफ कोर्स ओहम में. गुड. देन यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज XC. तो XC फाइंड कर लो. XC, ये इक्वेशन नंबर 2, that is omega L. Then you can find out what is, sorry, XL. You can find out XC. It is 1 upon omega C. Omega is 340. C how much? कितना है C? 50 माइक्रो. 50 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6. ये 2 जीरो इसके साथ एडजस्ट कर लेंगे. 10⁻⁴. 34 5 है 340 का आधा 170. 170 का जीरो उसको दे दिया 10⁻3. कितना हो गया 10⁻3 है ना. माइनस से ऊपर गया +3 तो 10⁻+3 अपॉन 17. ये आ गया आपका XC का वैल्यू. कुछ नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा. 1000/17 1000/17 58.8 और ये 6.8 है. ठीक है, तो 58.8 आ गया अप्रोक्सीमेटली 58.8. गुड. तो देयरफॉर इम्पेडेंस Z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 40 का स्क्वायर प्लस 6.8 माइनस 58.8 का स्क्वायर. वैसे XC माइनस XL लिखा या कुछ भी लिखा फर्क नहीं पड़ता, डज नॉट मैटर, स्क्वायर होने वाला है. लेकिन तुमको सिर्फ वैल्यू समझ में आ गया होगा. XC बड़ा है, XL छोटा है. विच टाइप ऑफ सर्किट इज दैट? कैंसिल क्या कैंसिल? XC की वैल्यू ज्यादा होना मतलब EC की वैल्यू ज्यादा होना. EC इज IXC. करंट इज लीडिंग. कैपेसिटिव टाइप ऑफ सर्किट हो गया ये. बट तो देयरफॉर यू हैव Z इक्वल्स टू 40 स्क्वायर मतलब 1600 और ये लगभग हाउ मच इज दैट 52 का स्क्वायर 2704. 2704 में 1600 ऐड कर लो कितना हो गया 4304. व्हाट इज द रूट ऑफ 4304? व्हाट इज 65 का स्क्वायर? व्हाट इज 65 का स्क्वायर? 4225. तो रफली 65 हो गया ना, ये अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग 65 हो गया इम्पेडेंस. तो इम्पेडेंस 65 हो गया. तो हमको क्या फाइंड करना था? हमको फाइंड करना हमको पावर लॉस फाइंड करना है. और ये पावर लॉस का फॉर्मूला हमने देखा. E0 व्हाट इज E0? व्हाट इज द पीक वैल्यू? 10 अपॉन क्या? अपॉन √2 इंटू Z. √2 इंटू Z कितना आया? 65 आया. इसका क्या करेंगे? स्क्वायर. और बाहर क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस कितना था वो? 10 था ना? 40 था क्या? 40. इट इज 40. गुड. इसको सॉल्व कर लो. जस्ट सॉल्व दिस. तो ये 5 2 जा एंड 13 जा ही होता है ना वो. 13 होता है ना. अरे 13 5 से बराबर है ना ये. गुड. तो ये आ गया आपका ऊपर √2 का स्क्वायर 2 और 169 इंटू 40 मतलब कितना 80/169. तो 80/169 मतलब 80/160 होता तो 1/2 होता 0.5 होता. डिनोमिनेटर बड़ा तो 0.5 से थोड़ा सा छोटा होगा. 0.5 से थोड़ा सा छोटा होगा. और चलो 0.5 के आसपास तो है ही. देखो तो ऑप्शन ए होना चाहिए 0.51 है ना. तो हमने अप्रोक्सीमेशन किया इसलिए, तो हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं इसलिए 0.5 है. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. An oscillator circuit consists of an ideal inductance of 0.5 millihenry and a capacitor of 20 microfarad. Resonant frequency of the circuit is. Resonant frequency पूछा है ना, तो 1/2π√LC. तो that is assignment to you. बस values डालो, solve करो and done. You have your answer. This is something I really want you to think about it.
मैं बता देता हूँ, वैसे सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है बहुत। द रीडिंग्स ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर इन द फॉलोइंग सर्किट आर रिस्पेक्टिवली। तो तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे एमीटर है, यहाँ पे वोल्टमीटर है, बस तुमको इन दोनों की रीडिंग बतानी है। तो याद रखना, वोल्टमीटर एमीटर गिव्स यू आरएमएस वैल्यूज। अच्छा, आप कैसे सॉल्व करोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो, इफ आई से reading of the ammeter, that is RMS value, which is basically ERMS upon Z। हाँ कि ना? हाँ या ना? मुझे एक बात बताओ, एट रेजोनेंस क्या होता है? जल्दी बताओ। XL इक्वल टू XC होता है। मतलब मैं अगर दोनों साइड्स को करंट से मल्टीप्लाई कर लूँ, करंट से, तो आई कैन राइट डाउन IXL इक्वल टू IXC, मतलब आई कैन से EL इक्वल टू EC, है ना? और अगर रेजोनेंस है तो Z की वैल्यू क्या बन जाएगी? R। क्योंकि ये XL और XC की वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब सब्ट्रैक्शन 0 हो जाएगा। यस और नो? तो तुम्हारा रेजोनेंस सर्किट ही तो है। व्हाट इज द EMF अक्रॉस इंडक्टर? 200, अक्रॉस कैपेसिटर 200। तो ये EL और EC की वैल्यू सेम है, तो ये रेजोनेंस सर्किट है। रेजोनेंस सर्किट है तो Z की वैल्यू R है। अगर वैसा है तो ये IRMS जो है ना, वो ERMS बाय R बन जाएगा, और ERMS होता है पीक वैल्यू बाय √2। पीक वैल्यू, अच्छा ये वैल्यू जो है ये पीक नहीं है, वैसे भी RMS से होता है, तो ये RMS ही है, तो कोई जरूरत ही नहीं है हमको। What is RMS value? 220. How much is the resistance? 100। तो कितना आ गया? 2.2 एम्पियर। तो 2.2 ऑप्शन नंबर ई, राइट? गुड। और तुमको अगर ये फाइंड करना ही है, करना है फाइंड, जोक है जोक। कैसा जोक? मैंने अभी बोला तुमको, मैंने क्या बोला तुमको? वोल्ट मीटर क्या देता है तुमको? RMS। व्हाट इज V IR? तो क्या लिखोगे? IRMS इंटू R। बोलोगे R को लिख रहे हैं हम लोग, तो ये वोल्ट मीटर तुमने किसके अक्रॉस लगा के रखा हुआ है? ओनली रजिस्टर। तो फिर बाकी दो क्यों काउंट करने हैं तुमको? जब लगाया ही तुमने अक्रॉस रजिस्टर, तो सिर्फ रजिस्टर का दिखेगा ना, वो बाकी का थोड़ी देखने वाला है। तो ये IRMS कितना था? 2.2। रेजिस्टेंस कितना है? 100। तो कितना आ गया? 220 वोल्ट। डन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड। Which of the following combination should be selected for better tuning of an LCR circuit used for communication? मैंने तुमको अभी बताया था कि LCR सर्किट तुम लोग कम्युनिकेशन पर्पस के लिए करते हो, रेडियो सिग्नल्स को रिसीव और इमिट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, राइट? और मैंने तुमको बताया कि किसी भी सीरीज LCR सर्किट का जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस होता है क्यू फैक्टर, वो डिसाइड करता है कि कौन सा बेटर है फॉर ट्यूनिंग। जितना क्यू वैल्यू हाई उतना बेटर, और क्यू का फॉर्मूला होता है 1/r√L/C। 1/r√L/C। इसी को हमने देखा था, इसी को हमने लिखा था ω/2 डेल्टा ओमेगा, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। बैंडविड्थ डेल्टा ओमेगा नहीं है, बैंडविड्थ 2 डेल्टा ओमेगा है। तो इसी को मॉडिफाई करोगे तो ये मिलेगा। तो हमको वैसा अभी सिर्फ यही यूज करना है, क्योंकि हमको ऑप्शन जो दिए हुए हैं ना, उसमें LCR की वैल्यूज दी हुई है। तो व्हाट इज योर टास्क? आपका टास्क ये होगा कि आपको अलग अलग वैल्यूज L, C और R की यूज करनी है, और आपको देखना है कि हाईएस्ट Q कौन से केस के लिए मिलता है, ऐसा आपको देखना है। तो एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले एक एक करके नहीं भी चेक करोगे तो बहुत बेटर, क्योंकि तुम बोल सकते हो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ L/C एंड इनवर्सली टू R। हाईएस्ट होने के लिए ये लोवेस्ट होना चाहिए, नंबर 1। तो R शुड बी द स्मॉलेस्ट, ठीक? ऑफ कोर्स ये भी चेक करना पड़ेगा, और ये भी हाईएस्ट होना चाहिए। तो ये हाईएस्ट, ये लार्जेस्ट वैल्यू होना चाहिए, और ये स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो एक काम करो, सबसे पहले L/C लार्जेस्ट कहाँ है वो चेक कर लो। L/C ऑप्शन में 3.5/30,
दैट इज 35/300। लार्जेस्ट आ गया। ये बाकी सब छोटे हैं ना, तो लार्जेस्ट आ गया सी ऑप्शन में। ऊपर से आर की वैल्यू स्मॉलेस्ट भी उधर ही है, तो हो गया, डन, खत्म। मैंने आपको शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस या क्यू फैक्टर के टाइम बोला था कि वो सिर्फ सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए होता है। क्यों? देखो रेजिस्टेंस आया क्या इक्वेशन में? पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है क्या? नहीं, तो इट इज ओनली फॉर सीरीज सर्किट। अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पावर फैक्टर का मैं स्किप कर रहा हूँ, जस्ट डू दिस। लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी stored in a certain inductor is 25 millijoule when the current in the inductor is 60 milliampere. This inductor is of inductance, बहुत सिंपल है। What is the energy stored in an inductor? Half Li square, तो 2U by I square equals to L। तो L equals to 2 into U, U is 25 millijoule, मतलब 10 raised to minus 3। करंट इज 60 मिली एम्पियर, 60 मिली एम्पियर से 6 इंटू 10 टू माइनस 2 उसका स्क्वायर 36 इंटू 10 टू माइनस 4, बराबर ना? गुड, सही है। तो ये आ गया 50/36, ठीक है। इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई हियर इटसेल्फ, 1s and 18s, तो दिस इज 1s and 18s, 1s and 18s, वेरी गुड। तो ये आ गया आपका 10⁻1 मतलब 250/18। What is 250/18? What is 250/18? What is 250/18? हाँ मतलब थर्ड, यस। तो इट इज 18 10s is 180। What is 18 15s? 270। तो ऊपर नंबर 250 है। ऊपर नंबर 250 मतलब 180 270 के बीच में है, तो आंसर तुम्हारा 10 और 15 के बीच में है। तो 10 और 15 के बीच में जो आंसर दिया हुआ है वो है 13.89 हेनरी। 13.89 हेनरी, ऑप्शन बी। 2018 का PYQ है नीट का, टू सिंपल।